आधी रात हो चली थी। शहरी आबादी से दूर एक घर में एक शादीशुदा दंपति किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। वहीं एक दूसरे कमरे में उनकी टीनेज बेटी सुकून से सो रही थी। तभी घर के बाहर जंगल से आती एक अजीब सी तीखी कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। उस आवाज को सुनते ही अचानक वो लड़की कांपने लगी, मानो उसे कोई दौरा पड़ा हो। वो बदहवास सी बिस्तर से उठकर घर से बाहर आ गई। लग रहा था मानो वो किसी और के ही वश में हो। तभी एक बार फिर उस आवाज को सुन के उस लड़की के कान फड़फड़ाने लगे और वो अपनी पूरी तेजी के साथ उस आवाज की दिशा में जंगल की ओर भाग निकली। इस घटना के कुछ दिन बाद ग्रेचन नाम की एक लड़की अपने पिता लुइस, अपनी सौतेली माँ बेथ और सौतेली बहन अल्मा के साथ एक सफर पे निकली थी। कई साल पहले लुइस ने ग्रेचन की माँ को छोड़कर बेथ से शादी कर ली थी। उस वक्त ग्रेचन अपनी माँ के साथ अमेरिका में ही रहती थी, लेकिन अभी हाल ही में ग्रेचन की माँ की मौत हो गई। तब ग्रेचन के पिता लुइस उसे अपने साथ रहने ले आए। हालांकि ग्रेचन उन्हें पसंद नहीं करती थी और अकेले रहना चाहती थी, पर अपना जीवन चलाने के लिए उसके पास ना तो कोई काम था और ना ही पैसे, इसलिए वो मजबूरन उनके साथ रह रही थी। उस वक्त ग्रेचन का परिवार जर्मनी में स्थित बवेरियन एल्प्स के जंगलों की ओर जा रहा था। बवेरियन एल्प्स एक माउंटेन रेंज है जहां सालों साल टूरिस्ट्स का आना जाना लगा रहता है। वहीं जंगलों के बीच एक छोटा सा शहर है। ग्रेचन के पिता लुइस एक काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए उसी शहर में शिफ्ट हो रहे थे। एक लंबे सफर के बाद वे लोग एक रिजॉर्ट में पहुंचे। वो रिजॉर्ट लुइस और बेथ के एक पुराने दोस्त कॉनिक का था। कॉनिक उस शहर का सबसे अमीर आदमी था। वहां ज्यादातर प्रॉपर्टीज उसी की थी। लुइस और बेथ की कॉनिक से पहचान आज से 8 साल पहले हुई थी, जब लुइस और बेथ अपना हनीमून मनाने कॉनिक के रिजॉर्ट में आए थे। उसके बाद कॉनिक ने आज एक बार फिर लुइस और उसके परिवार को वहां बुलाया था, क्योंकि लुइस एक सिविल इंजीनियर था और कॉनिक लुइस की मदद से वहां एक नया रिजॉर्ट बनाना चाहता था। वहां पहुंचते ही कॉनिक ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनका नया घर दिखाने ले गया। घर दिखाने के बाद कॉनिक ने ग्रेचन से कहा, मैं काफी समय से अपने रिजॉर्ट में काम करने के लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जिसे अच्छी इंग्लिश आती हो। अगर तुम मेरे रिजॉर्ट में जॉब करना चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा। इस पर ग्रेचन ने सोचा कि अगर इस काम से उसके पास कुछ पैसे आ जाएं, तो वो अपने पिता का घर छोड़कर अकेले अपनी जिंदगी जी सकती है। इसलिए उसने जॉब के लिए हाँ कर दी। अगले दिन से ही ग्रेचन ने कॉनिक के रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू कर दिया। वहीं उसकी मुलाकात रिजॉर्ट की पुरानी रिसेप्शनिस्ट ट्रिक्सी से हुई, जिसने ग्रेचन को सारा काम सिखा दिया। फिर शाम के वक्त कॉनिक ग्रेचन के पास आया और बोला, ग्रेचन, दिन ढलने वाला है, तुम तैयार रहना। दिन ढलने से पहले मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन ग्रेचन ने उससे कहा, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास साइकिल है, मैं साइकिल से घर चली जाऊंगी। इस पर कॉनिक ने कहा, नहीं, तुम रात के वक्त अकेली घर नहीं जाओगी। रात के वक्त सड़क पे काफी अंधेरा हो जाता है, इसलिए मैं सारे स्टाफ को जल्दी घर भेज देता हूँ। हालांकि बाकी लोगों के पास तो कार है, इसलिए मुझे उनकी फिक्र नहीं है, पर तुम्हारा साइकिल से जाना सुरक्षित नहीं है। मैं ही हर रोज तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा। ये बताकर कॉनिक वहां से चला गया। कॉनिक की बातों से ग्रेचन को लगा कि कुछ तो था, जिसके डर से कॉनिक ग्रेचन को रात में अकेले घर जाने से रोक रहा था। हालांकि उस वक्त ग्रेचन ने अपने काम से काम रखना ही बेहतर समझा। फिर अगली सुबह ग्रेचन अपने कमरे में हेडफोन पे लाउड म्यूजिक लगाकर गिटार प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दौरान उसकी सौतेली बहन अल्मा उसके कमरे में आई। अल्मा बचपन से ही बोल नहीं सकती थी। अपनी बहन ग्रेचन को म्यूजिक की धुन में खोई देख अल्मा उसकी नकल उतारने लगी, पर तभी अचानक बाहर जंगल से आती वही तीखी कर्कश आवाज अल्मा के कानों में पड़ी। ये वही आवाज थी शुरुआत में जिसे सुनकर टीनेज लड़की को दौरे पड़ने लगे थे और वो जंगल में भाग गई थी। वो आवाज अल्मा के कानों में पड़ते ही अल्मा के भी हाथ पैर कांपने लगे, मानो उसे भी दौरा पड़ गया हो। इतने में ही ग्रेचन का ध्यान अल्मा की ओर गया। अल्मा को कांपते देख ग्रेचन अपना गिटार रखकर उसके पास आई और अपना हेडफोन हटाकर अल्मा के कंधे पे हाथ रखा। हेडफोन हटाते ही ग्रेचन के कानों में भी वही कर्कश आवाज गूंजने लगी और तभी एक चौंका देने वाली घटना घटी। अचानक ही ग्रेचन समय में पीछे चली गई। उस वक्त जब वो गिटार रखकर अल्मा की ओर बढ़ रही थी, ग्रेचन दोबारा पहले की तरह अल्मा के पास आई और अपना हाथ उसके कंधे पे रखा। लेकिन एक बार फिर वो समय में पीछे चली गई। फिर से वही घटना घटने लगी, लेकिन इस बार जब ग्रेचन अल्मा की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी, उसी वक्त वो आवाज बंद हो गई और ग्रेचन के अल्मा के कंधे पे हाथ रखते ही अल्मा ने किसी जानवर की तरह ग्रेचन के गाल पे अपने नाखून से वार कर दिया। ग्रेचन चीखती हुई सीधा अपने बिस्तर पे जा गिरी। उसकी चीख सुनकर बेथ और लुइस भागे भागे वहां आए। तब तक अल्मा होश में आ चुकी थी। वो डर से कांप रही थी। उसे डरा हुआ देख लुइस और बेथ को लगा कि ग्रेचन ने ही अल्मा के साथ कुछ किया है।
उन्होंने ग्रेचन की कोई भी बात सुने बगैर उसे ही खरी खोटी सुना दी। ग्रेचन मायूस होकर रिजॉर्ट चली आई। उस रात ग्रेचन रिजॉर्ट में अकेली ही ड्यूटी कर रही थी। ट्रिक्सी को डेट पे जाना था, इसलिए वो ग्रेचन को अकेले ही रिसेप्शन पर छोड़ गई थी। रात काफी हो जाने के कारण ग्रेचन को रिसेप्शन पे बैठे बैठे ही नींद आ गई। इतने में ही एक लड़की रिजॉर्ट में आई। उसकी आवाज से ग्रेचन अचानक जागी। उस लड़की ने ग्रेचन को अपना नाम एड बताया और रिजॉर्ट में एक रूम बुक कर लिया। एड से बातें करते हुए ग्रेचन को पता चला कि एड एक म्यूजिशियन थी और क्योंकि ग्रेचन को भी म्यूजिक से काफी लगाव था, उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान उनके रिजॉर्ट की एक गेस्ट उल्टियां करती हुई वहां आई और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक का एक कैन निकालकर एक ही घूंट में पूरी कैन खाली कर दी। फिर वो औरत बदहवास सी बाहर की ओर जाने लगी। उस औरत को बीमार देख ग्रेचन उसे आवाज लगाती हुई उसके पीछे जाने को हुई, पर तभी काउंटर पे रखा फोन बज उठा। ग्रेचन ने फोन उठाया। फोन पर कॉनिक था। कॉनिक ने आश्चर्य से कहा, ग्रेचन, मैंने तुम्हें दिन ढलने से पहले घर जाने को कहा था ना? तुम अभी तक वहां क्या कर रही हो? और ट्रिक्सी कहाँ है? इस पर ग्रेचन ने कहा, ट्रिक्सी किसी काम से बाहर गई है, इसलिए उसकी जगह मैं रिसेप्शन पे रुकी हूँ। यह सुनकर कॉनिक ने बेचैनी भरे शब्दों में कहा, ग्रेचन, तुम अभी के अभी रिजॉर्ट के सारे दरवाजे लॉक कर दो और लाइट्स ऑफ कर दो। मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन ग्रेचन ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं साइकिल से चली जाऊंगी। इतना कहकर ग्रेचन ने फोन कट कर दिया। इसके बाद ग्रेचन उस औरत को ढूंढती हुई बाहर की ओर आई, पर वो औरत वहां से गायब थी। अब ग्रेचन ने उसकी फिक्र छोड़ रिजॉर्ट की लाइट्स ऑफ कर दी और अपनी साइकिल उठाकर हेडफोन पे गाने सुनती हुई घर की ओर चल दी। तभी उसके जाते ही कॉनिक रिजॉर्ट में आया, पर ग्रेचन को वहां ना पाकर वो टेंशन में आ गया। वो एक बांसुरी लेकर रिजॉर्ट से बाहर आया और बांसुरी में एक अजीब सी धुन बजाने लगा। लग रहा था जैसे वो धुन किसी को बुलाने का संकेत हो। उधर ग्रेचन सनसनाते हुए घर की ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर अपनी परछाई की ओर गई। उसने देखा कि एक काला साया उसके साथ साथ चल रहा था। ग्रेचन घबराकर पीछे पलटी। तभी उसने देखा कि सफेद हुडी पहने और काला चश्मा लगाई अजीब सी शक्ल की एक औरत उसका पीछा कर रही थी। उसे देख ग्रेचन की कंपकंपी छूट गई। मारे डर के ग्रेचन अपनी पूरी तेजी से साइकिल भगाने लगी। उसे रोड पे एक हॉस्पिटल का साइन बोर्ड दिखा तो पनाह लेने के लिए उसने अपनी साइकिल हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। हॉस्पिटल पहुंचते ही ग्रेचन तेजी से हॉस्पिटल के अंदर घुसी, पर अंदर एक कांच का दरवाजा था जिससे ग्रेचन जोर से टकराई और उसके सिर पे गहरी चोट लग गई। इतने में ही वो हुडेड लेडी हॉस्पिटल के दरवाजे पे आ गई। उसे देख ग्रेचन एक कोने में दुबक गई और अपने जेब से एक चाकू निकाल लिया जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। वो औरत बस दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी अंदर से एक डॉक्टर वहां आ गई। ग्रेचन को घबराई देख डॉक्टर ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो अब वहां कोई नहीं था। डॉक्टर ग्रेचन को जख्मी देख उसे फौरन अंदर ले आई और उसके जख्म पे टांके लगाने लगी। इस दौरान दो पुलिस वाले ग्रेचन का बयान ले रहे थे। ग्रेचन ने उन्हें उसका पीछा करने वाली उस औरत के बारे में सब बताया। उसका बयान लेने के बाद एक पुलिस वाले ने कहा, ग्रेचन, तुम कह रही हो कि कोई औरत हॉस्पिटल तक तुम्हारा पीछा करते आई थी, लेकिन जिस डॉक्टर ने तुम्हें अंदर लाया उसने तो बाहर किसी को नहीं देखा था। मुझे लगता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया था। हालांकि ग्रेचन उन्हें समझाती रही कि वो औरत सच में उसे मारना चाहती थी, लेकिन कोई सबूत ना होने के कारण पुलिस ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। इसी दौरान ग्रेचन ने अपने पिता लुइस और बेथ को उनकी बेटी अल्मा के साथ उसी हॉस्पिटल में आते हुए देखा। ग्रेचन भागकर लुइस के पास गई और पूछा कि अल्मा को क्या हो गया। इस पर लुइस ने बताया, अल्मा को फिर से दौरा पड़ा था, इसलिए हम उसका चेकअप कराने लाए हैं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ ग्रेचन? इससे पहले कि ग्रेचन कुछ बता पाती, एक डॉक्टर बाहर आई और उसने लुइस को बताया, आपकी बेटी अल्मा को मिर्गी का दौरा पड़ा था। ये बीमारी जेनेटिक होती है, पर इसके मरीज को दौरा तब पड़ता है जब उसे कोई सदमा लगे, या कई बार मरीज के पास लाउड म्यूजिक बजाए जाने पर भी उसे दौरा पड़ सकता है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। इतना सुनते ही लुइस ने घूर कर ग्रेचन की ओर देखा। लुइस ग्रेचन पर इल्जाम लगाने लगा कि उसी ने अल्मा को लाउड म्यूजिक सुनाया होगा, जिससे अल्मा को दौरे पड़ने लगे। इस बात से ग्रेचन बहुत ज्यादा नाराज हो गई। उसने अपने पिता का घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अगली सुबह अपना सारा सामान लेकर रिजॉर्ट में आ गई। इसी दौरान एक आदमी रिसेप्शन पे आया। उसने ग्रेचन को अपनी आईडी दिखाते हुए कहा, मेरा नाम हेनरी है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। कल रात तुमने पुलिस को बताया कि एक औरत ने तुम्हारा पीछा किया था। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हो? लेकिन ग्रेचन ने कहा, नहीं, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इस वक्त मुझे अपनी गेस्ट को संभालना है। ये सुन जब हेनरी पीछे मुड़ा तो पीछे एड खड़ी थी। उसे देख हेनरी वहां से चला गया। फिर एड ग्रेचन के पास आई और कहा,
तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम्हें इस जगह से घुटन होने लगी है। वैसे मैं आज यहाँ से जा रही हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। ये सुन ग्रेचन खुशी से झूम उठी। उसने अपना सारा सामान उठा लिया और रिसेप्शन काउंटर से सारे पैसे चुराकर एड के साथ निकल गई। ग्रेचन और एड ज्वाइंट्स के कश लगाते हुए पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे थे। दिन ढल चुका था। रास्ते में ग्रेचन ने एड से कहा, तुम मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देना, मुझे अमेरिका जाना है, वहां मेरी माँ का घर है। लेकिन तभी अचानक जंगल में फिर से वही तीखी कर्कश आवाज गूंजने लगी। वो आवाज ग्रेचन और एड के कानों में पड़ते ही उनके साथ बार बार एक ही घटना रिपीट होने लगी। अगले ही पल अचानक हुडी पहनी वही औरत उनकी गाड़ी के सामने आ गई। उसे बचाने के चक्कर में एड ने स्टीयरिंग व्हील जोर से मोड़ दी, जिससे उनकी कार पलटती हुई जंगल में जा घुसी। उस भयंकर दुर्घटना में ग्रेचन और एड बुरी तरह घायल हो गए। एड को तो होश भी नहीं था, लेकिन ग्रेचन अपने जख्म के दर्द से बेहाल रो रही थी। अगले ही पल ग्रेचन की आंखें खौफ से भर आई, क्योंकि वो हुडिड लेडी उनकी ही ओर बढ़ रही थी। तभी वो हुडिड लेडी उनके बिल्कुल करीब पहुंच गई। पहले तो उसने एड को कार से बाहर खींचा और किसी गेंद की तरह एक हाथ से उछालकर उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने ग्रेचन की ओर देखा और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगी। वो औरत ग्रेचन को बस दबोचने ही वाली थी कि तभी एक कार वहां आकर रुकी, जिसे देख वो औरत वहां से भाग निकली। कुछ समय बाद ग्रेचन हॉस्पिटल की बेड पे जागी। उसी वक्त उसका पिता लुइस वहां आया और कठोरता भरे शब्दों में ग्रेचन से बोला, क्या तुम पागल हो गई थी जो कॉनिक के पैसे चुराकर किसी अनजान लड़की के साथ भाग रही थी? अब मैं तुम्हारी बेवकूफियों में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर घबराई हुई ग्रेचन ने लुइस से कहा, मुझे अकेला मत छोड़िए, वो औरत मुझे मारना चाहती है, उसी की वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। ये सुन लुइस चिढ़कर बोला, तुम्हारा एक्सीडेंट उस अनजान लड़की के साथ नशा करने की वजह से हुआ है। डॉक्टर्स को तुम्हारे ब्लड टेस्ट में नशे के सबूत भी मिले हैं। अब तुम झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो। ये कहकर लुइस ग्रेचन को हॉस्पिटल स्टाफ के भरोसे छोड़कर वहां से चला गया। ग्रेचन वहीं बैठी रोती रही। वहीं दूसरी ओर एड भी जिंदा बच गई थी और उसी हॉस्पिटल के एक दूसरे वार्ड में भर्ती थी। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर हेनरी एक बार फिर ग्रेचन से मिलने आया। हेनरी ने ग्रेचन को बताया कि उसी ने ग्रेचन और एड को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसने उस हुडिड लेडी को भी देखा। ये सुनके ग्रेचन ने हेनरी से कहा, अगर तुमने उस औरत को देखा था तो सबको बताते क्यों नहीं? यहाँ सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। इस पर हेनरी ने उससे कहा, उस हुडिड लेडी को पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो हुडिड लेडी दोबारा तुम पर हमला करने जरूर आएगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा और वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही मैं उसे पकड़ लूंगा। तब तक हमें ये बात सीक्रेट रखनी होगी, क्योंकि इस वक्त हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ये कहकर हेनरी वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों बाद ग्रेचन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। हालांकि उसके एक हाथ पर अब भी प्लास्टर लगा हुआ था, लेकिन वो उसी हालत में सीधा हेनरी के पास गई। वहीं हेनरी ने ग्रेचन को बताया, कुछ महीनों पहले एक आदमी अपनी पत्नी के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया था। वो लोग यहाँ से कुछ दूर एक कैबिन में ठहरे थे, लेकिन रात के वक्त वो आदमी अचानक बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी जब आंखें खुली तो उसने एक अजीब सी औरत को अपने कमरे में पाया। उस औरत ने उसकी पत्नी को बेहोश कर दिया था और उसके पास बैठी कुछ कर रही थी। उस आदमी के मुताबिक जब वो उस औरत के पास गया, तभी उस औरत ने अपना मुंह फाड़कर एक अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर दी। उस आवाज के असर से वो आदमी एक पल के लिए चक्कर खा गया और इतने में ही वो औरत वहां से भाग निकली। उस आदमी ने उस औरत का पीछा किया, पर वो औरत जंगलों में कहीं गुम हो गई। फिर जब वो आदमी वापस अपनी पत्नी के पास आया तो देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी थी। दरअसल उस अजीब सी औरत ने उस आदमी की पत्नी के साथ कुछ किया था, जिससे बेहोशी के दौरान उसे वॉमिटिंग हुई, जिसने उसके गले को चोक कर दिया और सांस न ले पाने की वजह से वो मर गई थी। तब से मैं उस औरत की तलाश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि जो हुडिड लेडी तुम्हें मारना चाहती है वो वही औरत है। ये सुनकर ग्रेचन ने हेनरी को बताया, कुछ दिन पहले रात के वक्त हमारे रिजॉर्ट की एक गेस्ट बदहवास सी रिसेप्शन पे आई थी और अचानक वो भी उल्टियां करने लगी थी। कहीं वो भी तो उस हुडिड लेडी का शिकार नहीं हुई थी? ये सुन के हेनरी ने पूछा, वो लेडी किस कैबिन में ठहरी थी? इस पर ग्रेचन हेनरी को वो कैबिन दिखाने ले गई। ग्रेचन ने बताया कि उस कैबिन को लवर्स नेस्ट नाम दिया गया है और वो कैबिन वे लोग केवल हनीमून मनाने आए कपल्स को ही देते हैं। फिर रात के वक्त हेनरी ग्रेचन के साथ एक दूसरे कैबिन में छुपकर उस लवर्स नेस्ट वाले कैबिन की निगरानी करने लगा। उस रात उस कैबिन में कोई गेस्ट नहीं ठहरे थे। इस मौके का फायदा उठाकर ग्रेचन की को-वर्कर ट्रिक्सी वहां अपने प्यार के फूल खिलाने आई थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड, जो कि शहर का एक पुलिस वाला था, उसे वहां बुला लिया था। पर जब उसका बॉयफ्रेंड वहां पहुंचा तो वो ट्रिक्सी पे नाराज हो गया
उसने ट्रिक्सी से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम रात के वक्त इस कैबिन में आई हो? देखो ये जगह बहुत खतरनाक है, जल्दी अपने कपड़े पहनो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। इस पर थोड़ी आनाकानी करने के बाद ट्रिक्सी तैयार होने बेडरूम में आ गई। इस दौरान उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा डरा हुआ था और खिड़की दरवाजे बंद कर रहा था। तभी एक बार फिर वहां वही तेज कर्कश आवाज गूंज उठी और उस आवाज के असर से ट्रिक्सी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बार बार एक ही घटना रिपीट होने लगी। वो आवाज वो हुडिड लेडी ही निकाल रही थी जो उनके आसपास ही कहीं मौजूद थी। आवाज निकालते वक्त उस लेडी का गला ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे चहचहाते वक्त किसी पक्षी का गला अंदर बाहर होता है। न जाने वो लेडी इंसान थी या कुछ और। उसकी आवाज उसे सुनने वाले व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर देती थी, जिससे उसे लगता था कि वो टाइम लूप में फंस चुका है और एक ही घटना बार बार दोहरा रहा है। जबकि वो एक ही जगह पर खड़ा होता था, वो तब तक टाइम लूप में फंसा रहता था जब तक वो लेडी आवाज निकालना बंद नहीं करती। इसी तरह ट्रिक्सी और उसका बॉयफ्रेंड भी टाइम लूप में फंसे हुए थे। इतने में ही वो आवाज बंद हो गई। तभी अचानक ट्रिक्सी के बॉयफ्रेंड ने देखा कि वो हुडिड लेडी उसके ठीक पीछे ही खड़ी थी। इसी दौरान उधर हेनरी ने भी अपनी दूरबीन से उस हुडिड लेडी को देख लिया और बंदूक लेकर उस कैबिन की तरफ भागा। लेकिन तब तक वो हुडिड लेडी ट्रिक्सी के बॉयफ्रेंड को बेहोश कर चुकी थी। इतने में ही हेनरी वहां पहुंच गया। उसने बाहर से छुपकर देखा। उस हुडिड लेडी ने अपने दोनों हाथों से ट्रिक्सी के दोनों कान पे वार किया, जिससे ट्रिक्सी धीरे धीरे अपना होश खोने लगी। उसके बाद हेनरी ने देखा कि उस हुडिड लेडी ने अपने अंदर से कोई चिपचिपी तरल पदार्थ बाहर निकाली और उसे ट्रिक्सी के अंदर डालने के लिए अपना हाथ उसके प्राइवेट पार्ट की ओर बढ़ाने लगी। पर इतने में ही ग्रेचन वहां आ गई। ग्रेचन को देखते ही उस हुडिड लेडी ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज से ग्रेचन टाइम लूप में जाने लगी। लेकिन तभी हेनरी बंदूक लेकर वहां आ पहुंचा। उसने एक पिलो को साइलेंसर बनाकर उस हुडिड लेडी पे गोली चलाई, पर वो उसकी गोली से बच गई और खिड़की से कूदकर जंगल की ओर भाग निकली। ये देख हेनरी भी उसके पीछे भागा, पर वो हुडिड लेडी जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो गई। हेनरी जब वापस लौटा तो देखा कि ट्रिक्सी का भी अपनी वॉमिट से गला चोक हो रहा था। लेकिन वक्त रहते हेनरी ने उसे तिरछा लिटा दिया ताकि उसकी वॉमिट बाहर निकल जाए और उसका गला चोक ना हो। इसके बाद उसने ट्रिक्सी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वहीं घबराई हुई ग्रेचन अपने घर लौट आई। फिर अगली सुबह ग्रेचन नींद से जागी। तभी उसे घर पर लुइस और बेथ के हनीमून की एक पुरानी फोटो दिखी, जिसमें कॉनिक भी उनके साथ था। उसने वो फोटो अपनी जेब में रख ली। फिर जब वो बाहर आई तो देखा कि कॉनिक उनके घर आया हुआ था। ग्रेचन उसके पास गई। वहां लुइस, बेथ और अल्मा भी मौजूद थे। तभी ग्रेचन ने बेरुखी भरे शब्दों में कॉनिक से कहा, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? कल रात उस हुडिड लेडी ने ट्रिक्सी की भी जान लेने की कोशिश की। मुझे पता है यहाँ जो हो रहा है वो सब तुम अच्छे से जानते हो। आखिर क्यों तुम दिन ढलने से पहले अपने स्टाफ को घर भेज देते हो? और तुमने हमें यहाँ रिजॉर्ट बनाने के लिए नहीं बल्कि किसी और ही मकसद से बुलाया है। मैंने सही कहा ना? ग्रेचन को कॉनिक से बदतमीजी करते देख लुइस ने ग्रेचन को फटकार लगाकर चुप करा दिया, जिससे ग्रेचन गुस्सा होकर वहां से चली गई। कुछ समय बाद ग्रेचन वापस घर आई। उस वक्त घर पर सिवाय कॉनिक के और कोई भी नहीं था। ग्रेचन ने कॉनिक से पूछा, घर के सारे लोग कहाँ हैं? इस पर कॉनिक ने उसे बताया, अल्मा को अचानक फिर से दौरा पड़ गया था, इसलिए लुइस और बेथ उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। इसके बाद कॉनिक ने आगे कहा, मुझे लगता है तुम्हें यह जगह रास नहीं आ रही है। अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और तुम्हें स्टेशन छोड़ दूंगा। वहां से तुम जहां जाना चाहती हो चली जाना। इस पर ग्रेचन कॉनिक की बात मान गई और उसके साथ चली गई। रास्ते में कॉनिक ने ग्रेचन को बताया कि वो एक प्रिजर्वेशनिस्ट है और वो विलुप्त हो रहे खास तरह के जीवों को बचाने की मुहिम में लगा है। ये बताता हुआ कॉनिक ग्रेचन को अपने घर के अंदर ले आया। तभी ग्रेचन ने देखा कि वहां 2 पुलिस वालों ने हेनरी को बंदी बना रखा था। उसमें से एक पुलिस वाला ट्रिक्सी का बॉयफ्रेंड था। हेनरी को वहां देख हैरान ग्रेचन ने कॉनिक से कहा, तुमने इन्हें क्यों पकड़ा है? ये तो खुद पुलिस ऑफिसर हैं। इस पर कॉनिक ने कहा, ये पहले पुलिस वाला था लेकिन अब नहीं, इसे नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसमें ये खुद इन्वॉल्व था। कुछ देर पहले ये चोरी छुपे मेरे अपार्टमेंट में घुस आया था, इसलिए मैंने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। तुम इसकी फिक्र छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ये सुनकर ग्रेचन कॉनिक के पीछे चल दी। कॉनिक उसे एक कमरे में ले आया जहाँ एक पूल था, पर उस पूल में पानी नहीं था बल्कि उसे एक बेडरूम की तरह बना दिया गया था। उसे देख ग्रेचन कुछ समझ पाती उससे पहले ही कॉनिक ने उसकी नाक में कोई केमिकल स्प्रे कर दिया, जिससे ग्रेचन वहीं खड़ी खांसने लगी और कॉनिक ग्रेचन को उस कमरे में लॉक करके चला गया। इसके बाद कॉनिक बाहर आया
और फिर से वही बांसुरी की धुन बजाने लगा। तभी अचानक एक पल को वहां वही तीखी कर्कश आवाज गूंज उठी। इतने में ही उस कमरे का एक शटर खुला और ग्रेचन ने एक लड़की को अपनी ओर आते देखा। ये वही लड़की थी शुरुआत में जिसके कानों में हुडिड लेडी की तेज कर्कश आवाज पड़ी थी और वो अपना होश खोकर जंगल की ओर भाग गई थी। लेकिन अब तो वो लड़की भी उस हुडिड लेडी की तरह अपने गले से वो तीखी कर्कश आवाज निकाल रही थी। तभी कॉनिग ने उस कमरे में लगे स्पीकर के जरिए ग्रेचन को बताया, ग्रेचन, ये जो लड़की तुम्हारे सामने है ये कोई इंसान नहीं है बल्कि प्रकृति का एक अजूबा है। तुमने सही कहा था ग्रेचन, यहाँ जो भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। वो हुडिड लेडी जो तुम्हारे पीछे थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्राचीन जीव है जो केवल दिखती इंसान की तरह है, लेकिन वो इंसानों की तरह बातें नहीं कर सकती और ना ही उसका व्यवहार इंसानों जैसा है। इन जीवों को हमने नाम दिया है होमो कुकुलिडाई, क्योंकि इनका स्वभाव कुकू यानी कोयल पंछी से मिलता जुलता है। जैसे कि कोयल में एक खासियत होती है, वो अपने अंडे कौवों के घोंसले में देती है और कौवे उस अंडे को अपना समझकर उसे अपने बच्चों के साथ खिला पिलाकर बड़ा करते हैं। ठीक उसी तरह ये होमो कुकुलिडाई जीव भी किसी दूसरी महिला को बेहोश करके उसके गर्भ में अपना एग प्लांट कर देती है। फिर जब वो महिला अपने पार्टनर से संबंध बनाती है तब उसके गर्भ में मौजूद उस जीव का एग फर्टिलाइज हो जाता है। उस महिला को लगता है कि वो अपने गर्भ में अपने बच्चे को पाल रही है, लेकिन असल में वो होमो कुकुलिडाई जीव का बच्चा होता है जो उसके गर्भ में पल रहा होता है। लेकिन कोयल से अलग ये जीव अपने बच्चों को हमेशा के लिए दूसरों के हवाले नहीं छोड़ते, बल्कि जब इनका बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये जीव एक तीखी कर्कश आवाज निकालकर अपने बच्चे को अपने पास बुलाती है। उसकी आवाज से मोहित होकर वो बच्चा अपनी माँ के पास चला जाता है और अपनी माँ के पास आते ही उसके अंदर बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो बच्चा भी पूरी तरह होमो कुकुलिडाई जीव में बदल जाता है। ये बताकर कॉनिग ने ग्रेचन से आगे कहा, बदकिस्मती से अब ये जीव विलुप्त होने के कगार पे हैं, क्योंकि इंसान अब सुरक्षित जगहों पे रहते हैं जिससे ये उनके अंदर अपना एग प्लांट नहीं कर पाते। वो हुडिड लेडी अपनी प्रजाति की आखिरी बची जीव थी। खुशकिस्मती से वो मेरे हाथ लग गई। तब मैंने उस पर रिसर्च किया और उनकी प्रजाति को बचाने का एक तरीका ढूंढ निकाला। मैं अपने रिजॉर्ट में आने वाले शादीशुदा गेस्ट को अपने लवर्स नेस्ट वाले कैबिन में ठहराता था और रात के वक्त उस होमो कुकुलिडाई जीव यानी कि उस हुडिड लेडी को उनके पास भेज देता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के अंदर अपने एग प्लांट करे और अपनी प्रजाति को बढ़ाए। तुम्हारे सामने जो लड़की है वो भी उस जीव की ही बच्ची है। वैसे तो ये जीव बहुत ही आक्रामक होते हैं, पर बांसुरी की ये धुन बजाकर मैं इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सब सुनकर ग्रेचन ने गुस्से में कॉनिग से कहा, पर मैंने क्या किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? इस पर कॉनिग ने कहा, तुम मेरे मकसद के बीच रुकावट बन रही थी ग्रेचन। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। वैसे तुम्हें मारकर तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बजाय मैं तुम्हारा इस्तेमाल भी इस जीव के बच्चे को पैदा करने के लिए करूंगा और तुम्हारे अंदर एग प्लांट करेगी ये लड़की। ये सुनकर ग्रेचन भयभीत हो उठी। तभी वो लड़की तेजी से ग्रेचन की ओर आई और अपने दोनों हाथों से ग्रेचन के दोनों कान पे वार किया, जिससे ग्रेचन अपना होश खोने लगी। इसी दौरान कॉनिग भी वहां आ गया। इसके बाद उस लड़की ने अपने अंदर से वो चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर निकाला जिसमें उसका एग था। उसे लेकर वो ग्रेचन की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी हेनरी बंदूक लेकर वहां आ गया। हेनरी ने उन 2 पुलिस वालों को खत्म कर दिया था जो दरअसल कॉनिग के लिए ही काम करते थे। कॉनिग के कुछ भी कर पाने से पहले ही हेनरी ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो धाराशाही हो गया। इसके बाद हेनरी ने उस लड़की को भी गोली मारकर खत्म कर दिया। फिर वो ग्रेचन को एक सुरक्षित जगह पे ले आया। वहां हेनरी ने ग्रेचन को बताया, कॉनिग इसी तरह अपने रिजॉर्ट में आने वाली महिलाओं में उन जीवों का एग प्लांट करवाता है। बेहोशी से जागने के बाद उन्हें याद नहीं रहता कि उनके साथ हुआ क्या था। फिर जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कॉनिग उन्हें अपने पास रख लेता है। मैंने तुम्हें जिस पति पत्नी की कहानी सुनाई थी वो असल में मेरी और मेरी पत्नी की कहानी थी। हम दोनों अपना हनीमून मनाने रिजॉर्ट में आए थे, पर उस हुडिड लेडी की वजह से मेरी पत्नी अपनी वॉमिट में चोक होकर मारी गई थी। तब से मैं उस हुडिड लेडी को पकड़कर कॉनिग का ये खूनी खेल खत्म करने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ये सुनकर ग्रेचन को आश्चर्य हुआ। तभी हेनरी ने ग्रेचन के आगे एक खुलासा किया। उसने बताया, तुम्हारे पिता लुइस और बेथ भी हनीमून मनाने कॉनिग के रिजॉर्ट में आए थे। उस वक्त उस हुडिड लेडी ने बेथ के अंदर भी अपना एग प्लांट कर दिया था। शायद तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हारी बहन अल्मा भी उस जीव की बेटी है, बेथ की नहीं। यही वजह है कि वो हुडिड लेडी तुम्हें मारने पे तुली है, क्योंकि वो चाहती है कि लुइस और बेथ का सारा ध्यान बस अल्मा की परवरिश पर रहे। ये सुनकर ग्रेचन सख्ते में आ गई। हेनरी ने आगे कहा, अब अल्मा बड़ी हो चुकी है, इसलिए कॉनिग ने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि वो अल्मा को अपने पास रख सके। तुम्हारी बहन इस वक्त कहाँ है? हमें अभी उसके पास जाना होगा।
इस पर ग्रेचन हेनरी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी, जहां लुइस और बेथ अल्मा को इलाज के लिए ले गए थे। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अल्मा का इलाज कर रहे थे। इसी दौरान सीनियर डॉक्टर ने लुइस और बेथ को भरोसा दिलाया कि सुबह तक अल्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहकर डॉक्टर ने लुइस और बेथ को घर भेज दिया। थोड़ी ही देर में ग्रेचन और हेनरी हॉस्पिटल पहुंचे। वो अपने साथ हेडफोन भी ले आए थे ताकि अगर हुडीड लेडी से उनका सामना हो तो वो उसे पहनकर उसकी आवाज से बच सके। उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स ने अल्मा को एक ब्रेन मॉनिटरिंग डिवाइस पहनाकर उसे एक कैबिन में सुलाकर रखा था और एक तरफ से उस कैबिन का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। दरअसल उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी कॉनिग के साथ मिले हुए थे। वो कॉनिग के आदेश पर अल्मा के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट में वो अल्मा की बायोलॉजिकल मदर यानी कि उस हुडीड लेडी को अल्मा के पास लाने वाले थे। वो देखना चाहते थे कि जब होमो कुक्लीडाई मदर पहली बार अपने बच्चे से मिलती है तो उसके बच्चे में किस तरह के बदलाव होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कोई रुकावट न आए, इसलिए सीनियर डॉक्टर ने लुइस और बेथ को घर भेज दिया था। तभी ग्रेचन ने हेनरी से कहा, मुझे मेरी बहन को बचाना होगा, न जाने वो हुडीड लेडी उसके साथ क्या करेगी। इस पर हेनरी ने कहा, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो उस हुडीड लेडी की बेटी है। जब वो हुडीड लेडी यहाँ आएगी तब मैं उसे और उसकी बेटी को मारकर ये एक्सपेरिमेंट ही खत्म कर दूंगा। इतने में ही अचानक उन्हें वहां कॉनिग की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वे सकते में आ गए। दरअसल कॉनिग को गोली कंधे पे लगी थी, जिससे उसकी जान बच गई थी और वो वापस लौट आया था। कॉनिग ने आते ही अपने सीनियर डॉक्टर और उसकी असिस्टेंट को ही गोली मार दी, क्योंकि सीनियर डॉक्टर ने गुप्त रूप से उस एक्सपेरिमेंट के सारे रिकॉर्ड्स की कॉपी अपने घर में छुपा रखी थी, जिसका पता कॉनिग को लग गया था। कॉनिग नहीं चाहता था कि किसी और को उन प्राचीन जीवों के बारे में पता चले। डॉक्टर्स को मारने के बाद कॉनिग बंदूक लेकर अल्मा के पास आ गया। ये देख ग्रेचन अल्मा को बचाने भागी, लेकिन तभी हेनरी ने ग्रेचन को दबोच लिया, क्योंकि हेनरी तो खुद अल्मा को मारना चाहता था, लेकिन ग्रेचन के लिए तो अल्मा उसकी मासूम बहन ही थी, इसलिए ग्रेचन किसी भी हाल में उसे बचाना चाहती थी। तभी ग्रेचन ने अपना चाकू निकाला और हेनरी के पेट में ही घुसा दिया। हेनरी दर्द से कराह उठा। इतने में ही ग्रेचन वहां से निकल भागी और अल्मा के कमरे में आ गई। तब तक कॉनिग वहां से रिकॉर्ड रूम में जा चुका था और एक्सपेरिमेंट के सारे रिकॉर्ड्स जला रहा था, ताकि उन प्राणियों की खबर बाहर दुनिया तक ना पहुंचे। इसी बीच ग्रेचन ने अल्मा को जगाया और उसे लेकर बाहर की ओर भागने लगी, पर तभी वहां वही तेज कर्कश आवाज गूंज उठी। ग्रेचन ने झट से हेडफोन पहन लिया, जिससे वो उस आवाज से हिप्नोटाइज होने से बच गई, पर उस आवाज को सुनकर अल्मा को फिर से दौरे पड़ने लगे। इतने में ही अल्मा की बायोलॉजिकल मदर यानी कि वो हुडीड लेडी अचानक सामने आई और चीखती हुई तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देख ग्रेचन ने अल्मा को अपने कान बंद करके उसे नीचे देखने को कहा। फिर उसने अल्मा पे अपना चाकू अड़ाकर हुडीड लेडी को गुमराह करने की कोशिश की कि अगर वो आगे आई तो ग्रेचन अल्मा को मार देगी। ग्रेचन का ये तरीका काम कर गया। वो हुडीड लेडी चुप हो गई और एक जगह पर बुत की तरह खड़ी हो गई। इसके बाद ग्रेचन अल्मा पर चाकू अड़ाए हुए उसे वहां से ले जाने लगी, पर तभी अल्मा ने एक मिरर में ग्रेचन को उस पर चाकू अड़ाए हुए देख लिया। अल्मा को लगा कि ग्रेचन सच में उसे मारने वाली है। ये देख अल्मा ग्रेचन को धक्का देकर वहां से अंदर भागी। ग्रेचन के नीचे गिरने से उसका हेडफोन भी गिर गया। ये देख हुडीड लेडी ने फिर से आवाज निकालना शुरू कर दिया। ग्रेचन किसी तरह वहां से भागकर एक स्टोरेज में आ गई और एक शेल्फ के पीछे छुप गई, लेकिन वो हुडीड लेडी भी उसके पीछे वहां तक पहुंच गई और अपनी कर्कश आवाज निकालती हुई ग्रेचन को ढूंढने लगी। पर तभी हेनरी वहां आ गया। उसने हुडीड लेडी और ग्रेचन को शेल्फ्स के बीच देख सामने वाले शेल्फ को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे एक के बाद एक सारे शेल्फ्स डोमिनो की तरह गिर गए और वो हुडीड लेडी और ग्रेचन उसके नीचे दबकर रह गए। इसके बाद हेनरी बाहर आया, तभी उसे अल्मा वहां से भागती हुई दिखी। हेनरी अपनी बंदूक लेकर उसे मारने उसके पीछे भागा। वो अल्मा पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी कॉनिग भी बंदूक लेकर वहां पहुंच गया। कॉनिग एक्सपेरिमेंट के लिए अल्मा को जिंदा रखना चाहता था। वो अल्मा को बचाने के लिए हेनरी पे गोली चलाने लगा। इसी गोलीबारी के बीच अल्मा भागकर एक कमरे में छुप गई। इसी दौरान उधर दूसरी ओर ग्रेचन शेल्फ के बीच दबने से बच गई थी और वो हुडीड लेडी भी अभी जिंदा थी। ग्रेचन शेल्फ के बीच से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी उस हुडीड लेडी ने शेल्फ के बीच ग्रेचन को ढूंढ निकाला और अपनी कर्कश आवाज में चीखती हुई ग्रेचन को मारने उसकी ओर बढ़ने लगी। पर तभी ग्रेचन ने अपना चाकू निकाला और उसे उस हुडीड लेडी की गर्दन में ही घुसा दिया। हुडीड लेडी की गर्दन से खून की धार फूट पड़ी और उसने तड़पकर वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद गोलीबारी की आवाज सुनकर ग्रेचन हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में पहुंची। वहीं उसने एक मिरर में अल्मा को कमरे के कोने में छुपे हुए देखा, पर उस कमरे के बाहर गलियारे में हेनरी और कॉनिग पिलर्स के पीछे छुपे एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे।
तभी एक दीवार के पीछे छुपी ग्रेचन ने चिल्लाकर कॉनिग से कहा, कॉनिग, मैंने मदर को खत्म कर दिया है। ये सुनकर कॉनिग जैसे गुस्से से बौखला उठा। उसने ग्रेचन जहां छुपी थी उस दीवार पर ही अपनी सारी गोलियां बरसा दी और बंदूक रिलोड करने लगा। इसी दौरान मौका पाकर ग्रेचन वहां से अंदर अल्मा वाले कमरे में आ गई, पर अल्मा अब भी ग्रेचन से डरी हुई थी। इस पर ग्रेचन ने इशारों में अल्मा से माफी मांगी और उसे समझाया कि वो उसे बचाने आई है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये जानकर अल्मा ग्रेचन के गले लग। फिर ग्रेचन ने अल्मा को एक कार्ट में बिठाया और जोर से हेनरी से कहा, हेनरी, आपने मुझसे हॉस्पिटल में वादा किया था कि आप मुझे सुरक्षित रखोगे, क्या आपको वो वादा याद है? जवाब में हेनरी ने कहा, हाँ, और मैं अब भी उस वादे पर कायम हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता। ये सुन ग्रेचन अल्मा को लेकर बाहर निकली। उसने अल्मा की पीठ कॉनिग की ओर कर रखी थी और खुद हेनरी की ओर पीठ किए हुए उनके बीच से वहां से निकल रही थी। कॉनिग अल्मा पर गोली नहीं चला सकता था और ना ही हेनरी ग्रेचन पर, लेकिन वहीं अल्मा को पता था कि वो लोग इस तरह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे। इसलिए अल्मा ने अपने हाथों से ग्रेचन के कान बंद कर दिए और वो भी अपनी बायोलॉजिकल मदर की तरह तीखी कर्कश आवाज निकालने लगी। कुछ देर के लिए अपनी बायोलॉजिकल मदर के करीब आने से अल्मा के अंदर ये शक्ति विकसित हो गई थी। उस आवाज से कॉनिग और हेनरी कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज हो गए। मौका देख ग्रेचन अल्मा को उठाकर वहां से भाग निकली। उस कमरे से बाहर निकलते ही अल्मा शांत हो गई, जिससे उधर कॉनिग और हेनरी होश में आ गए, पर अब वे दोनों एक दूसरे के निशाने पे थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे गोली चला दी और एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। इसके बाद ग्रेचन और अल्मा सही सलामत हॉस्पिटल से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्हें सामने एड दिखाई दी, जो उस हॉस्पिटल से भागने की ही तैयारी कर रही थी। उसने ग्रेचन और अल्मा को भी अपने साथ ले लिया और वो तीनों हमेशा के लिए उस जंगल से निकल गए। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।